हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नवनीत त्रिपाठी सक्सेस कर्व के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज से हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी स्पेशल सीरीज, जिसमें हम एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे और साथ ही एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट लाइंस जो हैं उससे जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बनेंगे, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं, उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो सेशन है आपके सीयूसीटी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया गया है और ये आपके सीयूसीटी एंट्रेंस एग्जाम्स के साथ साथ अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे नीट के लिए भी काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि एनसीईआरटी जो है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेस है और सारे क्वेश्चन लगभग एनसीईआरटी से ही आते हैं और एनसीईआरटी के कंसेप्ट पे ही आते हैं। तो ये एनसीईआरटी के कंसेप्ट को, एनसीईआरटी के एक एक लाइन को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं। तो शुरू करते हैं आज यूनिट फर्स्ट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड। तो ये शुरुआत होती है यहाँ से, ये आपको दिख रहे होंगे, ये है अर्नस्ट मेयर और इनका नेम इसलिए फेमस है और ये एनसीईआरटी में इसलिए गिवन है क्योंकि इनको कहा जाता है डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम से पूछे जा चुके हैं और साथ ही जो करेंटली एक्सेप्टेड डिफिनीशन है बायोलॉजिकल स्पीसीज की, ये भी इन्हीं की देन है। तो ये दो चीजें इनसे रिलेटेड है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये रिवीजन के तौर पे आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। असली कहानी शुरू होती है यहाँ से, द लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर को जब हम कंप्लीट करेंगे तो आपकी जो 5 उंगलियां हैं उसी पे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब लिविंग वर्ल्ड की बात करते हैं तो इसमें हम 5 टॉपिक्स पढ़ेंगे और वो 5 टॉपिक्स है। पहला व्हाट इज लिविंग, जिसमें हम लिविंग के कैरेक्टर्स जानेंगे, कौन कैरेक्टर है, कौन डिफाइनिंग फीचर है और कैरेक्टर क्यों है, डिफाइनिंग फीचर क्यों है, इतना आप जानेंगे तो ये व्हाट इज लिविंग का कंसेप्ट है बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम डाइवर्सिटी, उसके रेंज के बारे में जानेंगे। उसके बाद से टेक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन जानने के बाद टेक्सोनॉमी कैटेगरीज और आखिर में हम पढ़ेंगे टेक्सोनॉमिकल एड्स। इतना पढ़ेंगे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जब आप रिवीजन करें तो ऐसे ही करें कि इसके 5 सब हेडिंग्स कौन कौन से हैं और ये चैप्टर आप कंप्लीट करें, तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा ये रिवीजन सेशन आपके लिए। तो शुरू करते हैं। यहाँ से शुरू होती है व्हाट इज लिविंग, आखिर जो लिविंग है वो क्या है। तो ये जो 5 कैरेक्टर्स हैं, जनरल कैरेक्टर्स है, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, सेल्फ कॉन्शियसनेस हो गया, ये सारे लिविंग के कैरेक्टर्स और डिफाइनिंग फीचर्स हैं। और इसमें से ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है कैरेक्टर्स हैं। तो आखिर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैरेक्टर्स क्यों हैं और बाकी जो फीचर्स हैं वो डिफाइनिंग फीचर्स क्यों हैं, इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे और ये जो टॉपिक है व्हाट इज लिविंग ये हो जाएगा कंप्लीट। तो एनसीईआरटी में गिवन है मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरेक्ट एंड इमरजेंस, ये सारी फीचर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फीचर पूछे जाए तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, इसके साथ सेल्फ रेप्लिकेट, मेटाबॉलिज्म, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरेक्ट और इमरजेंस, ये सारी चीजें आती हैं। अब इन्हीं को हमें डिटेल्स में पढ़ना है। अब बात करते हैं ग्रोथ की। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब ग्रो करते हैं और ये क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी हम ग्रीन से हाईलाइट कर रहे हैं ये क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम्स में, बहुत बार नीट में भी पूछा जा चुका है और सीयूसीटी में पूछे जाने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। तो जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं और इनके चांसेस ज्यादा हैं वो हम आपको ग्रीन से हाईलाइट करेंगे और जो हम येलो से हाईलाइट करेंगे वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, एज ए जनरल आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। बात करते हैं ग्रोथ की, तो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो दोनों में ग्रोथ होता है, दोनों में सेल डिवीजन के थ्रू होता है। अब बात करते हैं प्लांट और एनिमल्स में, तो दोनों में ग्रोथ अलग अलग तरीके से होता है। ये आप जब पूरी पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आप यही देखेंगे कि प्लांट्स में जो ग्रोथ है सेल डिवीजन से होता है और ये थ्रू आउट दियर लाइफ स्पैन होता है। तो ये है लाइफ स्पैन, इसके पूरे लाइफ स्पैन के दौरान इसमें होता है, किसमें ग्रोथ, प्लांट्स में। वही एनिमल्स में ये ग्रोथ जो है एक खास एज तक होता है, एक लिमिट होता है, और जो प्लांट्स में है ग्रोथ अनलिमिटेड होता है। जब तक उसका लाइफ स्पैन रहेगा तब तक ग्रोथ होते रहेगा, लेकिन एनिमल के केस में ऐसा नहीं है, ये आप बहुत इजीली ऑब्जर्व भी कर पाएंगे। और जो सेल डिवीजन होता है टिश्यू में, वो
लॉस्ट सेल को रिप्लेस करने के लिए होता है, ये सारी चीजें हैं। और इसके साथ ही आता है दूसरा, यूनिसेलुलर में कैसे होता है, मल्टी सेलुलर में कैसे होता है। तो दोनों में सेल डिवीजन से होता है। और जितने भी हायर एनिमल्स हैं, ये लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हायर एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो अलग अलग हैं। यानी कि बात करते हैं हायर प्लांट्स और एनिमल्स की, तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो ये आपको चीजें ये ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं जो ग्रोथ, हम शुरू में बात कर रहे थे ग्रोथ कैरेक्टर्स क्यों हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे है लिमिटेशंस। और वो लिमिटेशन ये है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रो करते हैं, अगर हम इंक्रीज इन बॉडी मास को एक क्राइटेरिया मानते हैं ग्रोथ के लिए। अब आप पूछेंगे कैसे, तो आप देखते होंगे माउंटेन्स हो गए, बिल्डर्स हो गए, सैंड माउंट्स हो गए, ये सब भी तो ग्रो करते हैं इनमें। अब जैसे माउंटेन्स हैं, सैंड माउंट्स हो गए, हवा बह रही है तो सैंड माउंट्स हवा से उड़ के चले गए, कहीं जाके ऊंचा पठार बन गया, ऐसे बन गया। तो ऐसे आप देखते होंगे कि अगर आप देखेंगे बॉडी मास का इंक्रीज होना एक क्राइटेरिया है ग्रोथ का, तो आप देखेंगे कि वो तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रो कर रहे हैं। और इस तरह के जो ग्रोथ एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल के थ्रू होते हैं, ये आपको दिया भी हुआ है यहाँ पे, एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द सरफेस। वही लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो ग्रोथ इनसाइड होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, इसलिए ग्रोथ जो है ये कैरेक्टर्स है, ये एक डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग फीचर और कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ग्रोथ एक जस्ट कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्योंकि आपने इसमें देखा कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी ग्रोथ देखा गया, जब ये कंसीडर किया गया इंक्रीज इन मास, तो उसमें देखा गया एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल होता है उनके सरफेस पे। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि ग्रोथ जो है कैरेक्टर्स है। अब आप आसानी से समझ पाएंगे कि ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं कहा जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ग्रोथ को कैरेक्टर्स क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ पाएंगे। और साथ ही आप ये भी समझ पाएंगे कि डेड ऑर्गेनिज्म जो है उनमें ग्रोथ नहीं होता है, सिंपल बात है। वैसे ही रिप्रोडक्शन जो भी है ये भी ग्रोथ की तरह ही एक कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इसमें भी जैसे हमने ग्रोथ में पढ़ा था यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, यहाँ भी यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर का कंसेप्ट है। मल्टीसेलुलर में जो रिप्रोडक्शन होता है ये रेफर करता है जो भी प्रोडक्शन होता है प्रोजेनी का, जिसमें फीचर्स मोर और लेस सिमिलर होते हैं टू दोज ऑफ पेरेंट्स। ये सारी चीजें हैं। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि जो ग्रोथ रिप्रोडक्शन होता है, जैसे फंजाई हो गया, मल्टीप्लाई करता है, स्प्लिट करता है स्पोर्स के द्वारा, ये सब एग्जांपल्स आ चुके हैं। आप देखेंगे फंजाई में कैसे होता है, तो एसेक्सुअल स्पोर के थ्रू होता है उनमें रिप्रोडक्शन, जैसे ईस्ट हाइड्रा इन सब में बर्डिंग होता है। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे कि बर्डिंग किस में होता है, स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है। प्लेनेरिया में आप देखेंगे रीजनरेशन के थ्रू होता है। अब फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म उसमें रीजनरेट करके न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है। ये सब एग्जांपल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही फंजाई हो गए, फिलामेंटस एल्गी हो गया, प्रोटोनेमा ऑफ मोसेज हो गया, ये सारे के सारे मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। तो ये जो आप एनसीईआरटी में देख पा रहे हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म के नेम दिए हुए हैं, फंजाई हो गया, प्लेनेरिया हो गया, प्रोटोनेमा ऑफ मोसेज हो गया, ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं आपके एग्जाम्स में। नीट की बात करें तो ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, सीटेट में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि इनके इनमें रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। और यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि रिप्रोडक्शन भी कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्यों कैरेक्टर्स है, क्यों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, इसको आपको समझना होगा ताकि आपको ये रटना ना पड़े। ये इस सेशन का पूरा फोकस हमारा यही है कि आप चीजें रटे नहीं, आप समझें। जब भी बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, जैसे बैक्टीरिया हो गया, यूनिसेलुलर एल्गी हो गया, ये लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स विथ ग्रोथ, यानी कि जो उनमें रिप्रोडक्शन है वही ग्रोथ है। जैसे कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, जैसे कि जो होते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म हो गए, यूनिसेलुलर एल्गी हो गया, अमीबा हो गया, तो इनमें जो रिप्रोडक्शन है वही ग्रोथ है। इनमें ग्रोथ में भी सेल का नंबर बढ़ता है, रिप्रोडक्शन में भी सेल का नंबर बढ़ता है। इसीलिए ये लाइन दी हुई है कि रिप्रोडक्शन क्या है, सिनोनिमस है ग्रोथ के। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये रिप्रोडक्शन भी एक कैरेक्टर ही क्यों है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं है, तो इसका रीजन ये है कि रिप्रोडक्शन भी ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्योंकि ऐसे बहुत सारे नॉन
लिविंग ऑब्जेक्ट हैं जो कि रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसके साथ ही जैसे कि आप देखेंगे, म्यूस हो गया, स्टेराइल हो गया, वर्कर बी हो गया, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गए, इनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिम्स हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, उसके एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने होंगे। और कुछ ऐसे नॉन लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं जिनमें रिप्रोडक्शन होता है। इसलिए रिप्रोडक्शन ये है कि ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है और ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, सिंपली एक कैरेक्टर्स है लिविंग ऑर्गेनिम्स का। तो ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन से रिलेटेड आपके कंसेप्ट ये तैयार होने चाहिए, आपके समझ में आने चाहिए। और अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइफ का, वो है मेटाबॉलिज्म। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं वो बने हुए हैं केमिकल से। और मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं हमारे बॉडी में, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर हो। तो देखिए, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तब कही जाएगी जब सारे ऑर्गेनिल्स जो है उस प्रॉपर्टी को शो करेंगे, तब वो होगा डिफाइनिंग। उसका कोई लिमिटेशन, कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, तब वो होगा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अदरवाइज वो सिंपली कैरेक्टर्स होगा, जैसा कि हमने ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में देखा। तो मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई हैं, माइक्रोब्स हैं, ये सारे के सारे मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट करते हैं। तो ऐसा कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि मेटाबॉलिज्म को एग्जिबिट करता है। इसलिए जो मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी है, ये है डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। तो यहाँ से ये चीजें क्लियर हो गई कि मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों है, ग्रोथ रिप्रोडक्शन कैरेक्टर क्यों है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं है। और ये अगली जो लाइन दी हुई है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। वो है कॉन्शियसनेस, जो कि काफी ऑब्वियस और टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं उनका। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिम्स के पास एबिलिटी होती है, वो अपने इन्वायरमेंट को सेंस करता है, उसी के अनुसार रेस्पॉन्ड करता है, चाहे वो फिजिकल हो, केमिकल हो, बायोलॉजिकल हो। जैसे कि हम खुद अपने इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं किसके थ्रू? अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू। वैसे ही प्लांट्स भी तो हैं ये इन्वायरमेंट में, तो एक्सटर्नल फैक्टर लाइट, वाटर, टेम्परेचर, इन सब के थ्रू वो खुद को सेंस करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे पोल्यूटेंट्स का इंक्रीजमेंट होगा तो प्लांट्स का ग्रोथ रिटार्ड होगा, लाइट उनको नहीं मिलेगा तो ग्रोथ उनका इनहिबिट होगा, वाटर उनको प्रॉपर चाहिए, तो ये भी अपने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा अफेक्टेड होते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिम्स हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट से लेके मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स तक, सब सेंस करते हैं और रेस्पॉन्ड करते हैं इन्वायरमेंटल क्यूज को, इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई को। इसलिए जो है कॉन्शियसनेस है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो हमने अभी तक देखा कि ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सेल्फ कॉन्शियसनेस हो गया, ये सारे फीचर्स हैं। इसमें कुछ ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है कैरेक्टर्स हैं, बाकी जो मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, ये सब डिफाइनिंग फीचर्स हैं। तो बस हमें इतना ही समझना है कि अगर कोई डिफाइनिंग फीचर्स है तो क्यों है, अगर कोई कैरेक्टर है ग्रोथ रिप्रोडक्शन तो क्यों है। अगर आप इतना समझ पा रहे हैं तो एनसीईआरटी का जो पहला दिया हुआ है अभी तक जो हमने पढ़ा, 5वें पेज तक, ये आप आसानी से बता पाएंगे कभी भी, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जा चुका है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ह्यूमन बीइंग ही एकमात्र ऑर्गेनिज्म है जो कि खुद से अवेयर होता है, जिसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी होती है। तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी किसमें होती है, तो वो होता है ह्यूमन बीइंग। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ये क्वेश्चन एम्स में आ चुका है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके सीयूसीटी इंट्रेंस एग्जाम्स में भी आएंगे, सिंपल क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हाँ एनसीईआरटी से ही आएंगे, एनसीईआरटी से रिलेटेड ही आएंगे। तो एनसीईआरटी का कंसेप्ट समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बार बार एनसीईआरटी पे इतना स्ट्रेस दे रहे हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी। तो उसके बाद जो एनसीईआरटी में इस पैराग्राफ में दिया हुआ है कि जो पेशेंट है कॉमा में होता है, जो कि अपने नॉर्मल लाइफ में कभी भी नहीं आ पाता है, वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है। तो उसमें आप देखेंगे कि कॉमा में क्या होता है कि उसको आर्टिफिशियल मशीन द्वारा उसको मतलब मेंटेन किया जाता है, चलाया जाता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि मतलब
कॉमा में है तो एक्चुअली ब्रेन डेड होते हैं। तो ये हमें पता करना है कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो वो डिपेंड करता है कि कैसे कंडीशन में है। एक्चुअली जो ऑर्गेनिल्स होते हैं कॉमा में, वो जनरली अपने जो उनकी नॉर्मल लाइफ है उसमें नहीं आ पाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग की जो सबसे खास प्रॉपर्टी है वो है कॉन्शियसनेस या सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो उसमें उतना वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं होते हैं, खुद से सेल्फ अवेयर नहीं होते हैं। उनको जो आर्टिफिशियल मशीन है उसके द्वारा मतलब ऑपरेट किया जाता है। तो ऐसे में आप पाएंगे कि ये जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है ये सारी प्रॉपर्टी नहीं मैच कर रही है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए या कोई भी क्वेश्चन आए, तो आप जो बेसिक 5 प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं, फीचर्स पढ़े हुए हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी फीचर्स को आप हमेशा चेक करेंगे कि आखिर ये डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं, उससे वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखने हैं। बाकी हायर क्लासेस में हम ये सारे जो भी इंटरेक्शन है ये सब चीजों को डिस्कस करेंगे ही। और इसके बाद ही जो इम्पोर्टेंट है वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो यहाँ पे हमें सिंपली ध्यान रखना है कि रेंज कितना है। तो ये क्वेश्चन डाटा बेस्ड जनरली पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी आप ध्यान रख सकते हैं। जो भी नंबर है स्पीसीज का जो अभी तक जाना जाता है और जो उसका रेंज है वो है 1.7 टू 1.8 मिलियन, 17 से 18 लाख स्पीसीज है। और इसी को कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी, या बायोडाइवर्सिटी को कहा जाता है जितने भी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिल्स हमारे प्लेनेट अर्थ पे प्रेजेंट है उसी को बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। अब बायोडाइवर्सिटी की बात आती है, आप सभी को पता है कि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, इतने मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना, उनका एक स्टैंडर्ड नेमिंग करना भी काफी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो एक ऑर्गेनिज्म को अलग अलग जगह पे अलग अलग नेम से जाना जाता है, तो ये कंफ्यूजन हमेशा बना रहेगा कि इस ऑर्गेनिज्म का असली नाम क्या है और किस तरह से उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो ये जो कंफ्यूजन है रिकॉग्निशन का, ये दूर करने के लिए जरूरत पड़ी नोमेनक्लेचर की। तो सबसे पहले हमने ऑर्गेनिज्म को किया आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई करने के बाद हम ऑर्गेनिज्म को कर रहे हैं क्लासिफाई। क्लासिफाई के बाद नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जो बनते हैं वो नोमेनक्लेचर से ही बनते हैं। नोमेनक्लेचर का क्या रूल है वहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो नोमेनक्लेचर का क्या रूल है ये आपको जानना है। और जो एनसीईआरटी में नोमेनक्लेचर गिवन है वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैरोलस लिनियस द्वारा दिया गया था। और ये नाम बाइनोमियल इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें बाई मीन्स टू, टू नोमियल मीन्स नेमिंग, टू नेमिंग सिस्टम है, इसलिए इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। अब ये किस तरह से टू नेमिंग सिस्टम है इसको जानेंगे और इसके रूल क्या क्या है ये भी जानेंगे। लेकिन एनसीईआरटी में ये कुछ शॉर्ट एब्रिविएशन दिए हुए हैं, आईसीबीएन, आईसीजेडएन, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आईसीजेडएन जो है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर है। और ये जो आईसीबीएन है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर है। तो ये सारे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी एंट्रेंस एग्जाम जैसे सीयूसीटी में। इन सभी क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। नीट में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, कंसेप्ट वाइज पूछे जाते हैं। और सीयूसीटी का पैटर्न जिस तरह से चेंज हुआ है, अगर आप थोड़ा भी लापरवाही बरतेंगे तो काफी मुश्किल होते जा रहा है एंट्रेंस एग्जाम। इसलिए एनसीईआरटी के एक एक लाइन को समझना काफी ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम है इसमें क्या रूल है। तो इसको समझने के लिए जो एनसीईआरटी में गिवन है, इसमें पहला रूल ये है कि दो कंपोनेंट होते हैं। जो पहला होता है वो होता है जेनरिक नेम और दूसरा जो है स्पेसिफिक इपिथेट होता है। ठीक है। और इसके बाद से ये कैरोलस लिनियस द्वारा दिया गया था। अब ये जो रूल है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सारे यहीं से आते हैं, इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से। और ये जो आपको दिख रहा है मेंजिफेरा इंडिका, कभी कभी तो ऐसे ही नेम दे के पूछ लिए जाते हैं, ये जो नेम दिया हुआ है यहाँ पे ये सही है या गलत। आपको ऐसे नेम दिखेंगे, ऐसे मेंजिफेरा इंडिका, अगर ऐसे लिख दिया गया, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में ये सही है या गलत, तो अगर आप नहीं समझे होंगे इस नोमेनक्लेचर सिस्टम को तो आप गलत कर देंगे। अगर आप इसको सही मानते हैं तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो यहाँ पे स्मॉल होना चाहिए। ये हो गया आपका जेनरिक नेम, ये हो गया आपका स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये लेटिन में होते हैं, इनको इटैलिक्स में लिखा जाता है। ठीक है। लेटिन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, ऐसा माना जाता है कि लेटिन डेड लैंग्वेज है, इसलिए इसी लैंग्वेज को यूज किया जाता है, इसीलिए लेटिन में लिखा जाता है।
और ये हो गया आपका जीनस मेंजिफेरा। और ये जो इंडिका है, यहाँ से आई जो होगा स्मॉल लेटर में होगा, ये हो गया स्पेसिफिक इपिथेट। ठीक है। और ये जो बायोलॉजिकल नेम है, जब इसको हम हैंड रिटन करते हैं, हाथ से लिखते हैं, तो इसको अलग अलग सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, एक ही में नहीं अंडरलाइन करना है। अगर हम प्रिंट कर रहे हैं तो इसको इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं ताकि इसके लेटिन ओरिजिन को इंडिकेट किया जा सके। ठीक है। और फर्स्ट वर्ड जो कि जीनस को डिनोट करता है, इसको कैपिटल से लिखते हैं, और स्पेसिफिक एपिथेट को स्मॉल लेटर से लिखते हैं। तो ये है मेंजिफेरा इंडिका। तो ये अगर आप ध्यान में रखते हैं मेंजिफेरा इंडिका, तो ये आपको रूल भी याद रहेंगे। अगर आप मेंजिफेरा इंडिका सही सही लिख पा रहे हैं तो ये आपको रूल याद रहेंगे। तो हमने अभी तक पढ़ा व्हाट इज लिविंग, जिसमें हमने जाना कैरेक्टर क्यों है, डिफाइनिंग फीचर कैसे है, ये सब हमने समझा। फिर हमने डाइवर्सिटी, उसके रेंज और नोमेनक्लेचर के क्या क्या रूल्स हैं, उन सबको जाना। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी से रिलेटेड। तो क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू उसके जो सिमिलर और ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है उसके आधार पे क्लासिफाई किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। तो इस आधार पे क्लासिफिकेशन को मतलब वर्गीकृत किया जाता है एनिमल्स को। ठीक है। तो जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल, डॉग, कैट और इंसेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो हमारे माइंड में एक चीज आती है। जब हम कैट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कैट ही आता है, न कि वीट आता है। तो जब हम वीट का बात करते हैं तो वीट आएगा, राइस नहीं आएगा। तो ऐसे ही ये सारे एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, डॉग्स हो गए, मैमल्स हो गए, ये सब एक कन्वेनिएंट कैटेगरीज हैं। और इसी कन्वेनिएंट कैटेगरीज को कहा जाता है, जो साइंटिफिक टर्म दिया गया है इसके लिए, वो दिया गया है टैक्सा। तो टैक्सा क्या है? जो भी साइंटिफिक टर्म दिया गया है, जो हमने अभी कैटेगरीज की बात की उनके लिए, उसी को टैक्सा कहा जाता है। और इस कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इनको डिफरेंट टैक्सा में क्लासिफाई किया गया है। जो अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी, जैसे कि एनिमल्स हो गए, मैमल्स हो गए, डॉग्स हो गए, ये अलग अलग टैक्सा डिफरेंट लेवल्स पे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी प्रोसेस को कहा जाता है टैक्सोनॉमी। ना हमें टैक्सोनॉमी की हिस्ट्री में जाने की जरूरत है, कुछ नहीं। ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, और खास तौर पे नीट, सीयूईटी, इंट्रेंस एग्जाम्स में तो बिल्कुल नहीं। ये सब क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जाम्स में। साथ ही आपके जो एनसीईआरटी है, इसका जो कंसेप्ट है, एक एक लाइन, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लिए जाएंगे सिंपल क्वेश्चन, क्या बेसिक्स है टेक्सोनॉमी के, तो ये आपको पता होना चाहिए। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ये सारे प्रोसेस जो हैं टेक्सोनॉमी के बेसिक्स हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही सिस्टमेटिक्स क्या है? तो सिस्टमेटिक्स जो है, सिस्टेमा नेचुरा लिनियस ने अपने बुक में पब्लिश किया था, इस उनके बुक का नेम है। और सिस्टमेटिक्स क्या है? ये रिलेशनशिप के आधार पे क्या डिफरेंट ऑर्गेनिम्स हैं, उनकी क्या डाइवर्सिटीज है, उनमें क्या रिलेशनशिप है, इसके आधार पे ये सिस्टमेटिक्स बनाया जाता है। तो सिस्टमेटिक्स बेसिकली जो भी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है ऑर्गेनिम्स का, उसके बारे में डिस्कस करता है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की, टेक्सा के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वो है टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। तो क्लासिफिकेशन जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे, ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये इसमें बहुत सारे हायरार्की हैं स्टेप्स के, और उसमें सारे रैंक है, कैटेगरी है। तो जो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है, ये टेक्सोनोमिक मतलब अरेंजमेंट जो भी किया गया है, उसमें आते हैं जो भी टेक्सोनोमिक हायरार्की। तो जो टेक्सोनोमिक हायरार्की है, इससे क्वेश्चन आते हैं कि टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या है, उसका ऑर्डर दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है टेक्सोनोमिक हायरार्की से रिलेटेड। तो इसको हम देखेंगे। तो इसको आपको याद रखना होगा। अब इसको याद करने के लिए ये जो है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम ग्रीन से हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। किंगडम, फाइलम, डिवीजन, प्लांट्स के लिए। तो इसको आप याद रखना चाहते हैं तो एक सिंपल शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप निमोनिक्स ये बना सकते हैं, KPCOFGS। किंगडम, फाइलम, ये डिवीजन हो गया प्लांट्स के लिए। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। कई बार ये होता है कि कुछ क्वेश्चन जो ट्रिकी बनते हैं वो ये बनते हैं, कुछ फैमिली के कैरेक्टर दे दिए, कुछ स्पीसीज के दे दिए, अब पूछेगा ये किसके बीच में आएगा। तो सिंपल, अगर आपको ये याद है निमोनिक्स, आपको ये सीक्वेंस सही से याद है, तो आप सिंपल से बता देंगे कि ये जीनस के बीच में आएगा।
क्लास और फैमिली के बीच में सिमिलरिटी दिखा के पूछ दिया जाए तो किसके अंदर आएगा, तो ऑर्डर के अंदर आएगा। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। इसमें जो हाईएस्ट कैटेगरी है वो किंगडम है, लोएस्ट कैटेगरी स्पीसीज है। कई बार तो यही क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, लोएस्ट कैटेगरी क्या है। तो ये आपको ध्यान रखने होंगे। अब सिंपली एक एक चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्पीसीज क्या है, जो भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिल्स हैं उनमें जो फंडामेंटल सिमिलरिटीज है उसी को स्पीसीज कहा जाता है। अब जैसे हमने मेंजिफेरा इंडिका पढ़ा, तो उसमें जो इंडिका था वो क्या था, स्पीसीज था। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से ही आगे ये सारी चीजें आती हैं। तो हमें नोमेनक्लेचर पता है, तो ये साइंटिफिक नेम दे दिए जाएंगे तो हम आसानी से बता देंगे कि कौन उसका जीनस है, कौन उसका स्पीसीज है। तो यहाँ पे गिवन है एग्जांपल्स जो हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखने होंगे क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं। मेंजिफेरा इंडिका हो गया, सोलेनम ट्यूबरोसम जो कि पोटैटो को कहा जाता है, पेंथेरा लियो लायन को कहा जाता है। तो इसमें आपको जो भी दिख रहे हैं इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो, ये सारे क्या है, स्पेसिफिक इपिथेट्स हैं। बाकी जो फर्स्ट वर्ड है ये तो हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में पढ़ चुके हैं, वो क्या डिफरेंट रिप्रेजेंट करते हैं, जीनस को, जो कि एक और अनदर हायर लेवल है टेक्सॉन और कैटेगरी का। तो ये सारी चीजें हैं। ईच मतलब ये कह रहा है कि एक प्रत्येक जीनस के पास एक और एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं। अब वो कैसे, तो आप देख पा रहे होंगे कि पैंथेरा जो है एक स्पेसिफिक एपिथेट है, टिग्रिस और सोलेनम में नाइग्रम और मिलनजेना आते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे स्पेसिफिक एपिथेट आते हैं, एक से ज्यादा, एक जीनस के एक से ज्यादा हो सकते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे कि ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो इसका जो साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस है, आपने देखा। उसके बाद से जो अगला है वो है जीनस। तो हमने जो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज जो हमने पढ़ा, उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो ऑर्डर है के पी सी ओ एफ जी एस, तो स्पीसीज जो है उसके बाद जो जीनस आता है, जीनस में स्पीसीज का रिलेटेड स्पीसीज आते हैं जिसमें और मोर कैरेक्टर कॉमन हो जाते हैं इन कंपेयर टू स्पीसीज। जब हम फैमिली की बात करते हैं तो जीनस के एग्रीगेट्स की बात करेंगे, ऑर्डर की बात करेंगे तो फैमिली के एग्रीगेट्स की बात करेंगे। तो इसी तरह से हायर लेवल बनते जाता है और किंगडम तक जाता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना होगा इस कंसेप्ट को, क्योंकि अगर थोड़ा भी आप चूक करेंगे तो ये थोड़ा बहुत आपको मिस माइंड करेंगे तो इसके क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से गलत कर देंगे। तो ये कुछ बड़ा इसमें कंसेप्ट नहीं है, लेकिन उसी को ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो जेनरा है एग्रीगेट्स हैं क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का, तो स्पीसीज के ऊपर है जो जीनस है, तो ये स्पीसीज के एग्रीगेट्स हो गए जीनस। इसमें हम देखेंगे कि पोटैटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, ये दो अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज हैं, लेकिन दोनों के दोनों किसमें बिलोंग कर रहे हैं, सोलेनम में। ऐसे ही आप देखेंगे कि लायन हो गया जिसको पैंथेरा लियो कहते हैं, लीप पैंथेरा पार्डस। ये आपको नेम याद रखने काफी ज्यादा जरूरी है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेंथेरा पार्डस, पेंथेरा टिग्रिस, ये सारे कॉमन फीचर्स हैं। लेकिन और स्पीसीज ऑफ द जीनस पेंथेरा, तो सब किसके जीनस हैं, पेंथेरा के। तो जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस। अब ये किस जीनस से डिफर करता है, फेलिस से, जिसके अंदर आता है कैट। तो ये सारी चीजें हैं जीनस के अंदर। फैमिली की बात करें तो जो नेक्स्ट कैटेगरी है फैमिली, इसमें क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। इसमें और लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज है एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। तो ये रिलेटेड जेनरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज, में और कम सिमिलरिटीज है। जैसे हमने डिस्कस किया किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं उसमें सिमिलरिटीज घटते जाती है। तो ये सारी चीजें हैं एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट्स हैं। तो फैमिली को कैरेक्टराइज किया जाता है उसके वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स है जो प्लांट स्पीसीज, उसके आधार पे। इसमें भी आपको बस सिंपल एग्जांपल्स ही सारे याद रखने हैं, हर जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं उन सब में। इसमें सोलेनम हो गया, पिटूनिया हो गया, धतूरा हो गया, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में और भी बहुत सारे सोलेनेसी फैमिली में हमें एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। एनिमल्स की बात करें तो पैंथेरा, जिसके अंदर लायन, टाइगर, लिपर्ड आते हैं, इनको रखा जाता है जीनस फेलिस कैट के साथ, फैमिली फेलिडी में। और ऐसे ही आप देखेंगे फीचर ऑफ कैट एंड डॉग, आप कुछ सिमिलरिटीज पाएंगे, कुछ डिसिमिलरिटीज भी पाएंगे। और इस आधार पे इनको दो डिफरेंट फैमिलीज में रखा गया, फेलिडी एंड कैनिडी। तो ये आपको ध्यान रखने होंगे, बहुत ही मतलब मिसमैचिंग वाले क्वेश्चन है। आप बहुत बार ऐसे क्वेश्चन गलत करेंगे कि फेलिडी और कैनिडी ये कौन कौन से, किसके लिए फैमिली है। तो जो कैट है उसके लिए कौन सी फैमिली है ये आपको ध्यान रखने होंगे, और जो डॉग है उसके लिए कौन सी फैमिली है ये आपको ध्यान रखने होंगे। तो डॉग के लिए कैनिडी और कैट के लिए फेलिडी, तो ये आप याद रखेंगे क्योंकि फेलिस जो है वो कैट्स के
साइंटिफिक नेम में आता है फेलिस। ओके, तो ये हो गया फैमिली। ऑर्डर की बात करते हैं, तो ऑर्डर में ये और भी हायर कैटेगरी है। ये आपने देखा कि अब फैमिली के एग्रीगेट्स इसमें आएंगे, तो जनरली ऑर्डर और हायर आइडेंटिफाइड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर एक हायर कैटेगरी है। ये है असेंबलेज ऑफ फैमिली। ये हमने शुरू में ही डिस्कस किया। इसमें कुछ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर आते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं स्पीसीज से किंगडम की तरफ, कैरेक्टर सिमिलर कैरेक्टर घटते जाते हैं। ठीक है, प्लांट फैमिली जैसे कन्वोल्विनेसी, सोलेनेसी, ये सारे पोलिमोनियल्स के ऑर्डर में आते हैं, और ये मेनली फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस पे होता है। और ये एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा, इसके अंदर फैमिली आती है फेलिडी और कैनिडी। तो ये हो गया ऑर्डर। क्लास की बात करते हैं, तो ये कैटेगरी इंक्लूड करता है रिलेटेड ऑर्डर। जैसे एग्जांपल हो गया ऑर्डर प्राइमेटा, जिसके अंदर आता है मोंकी, गुरिल्ला और गिबन। इसको रखा गया है क्लास मेमेलिया में, अलोंग विथ ऑर्डर कार्निवोरा, जिसके अंदर आते हैं एनिमल टाइगर, कैट, डॉग। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम्पल से बेसिकली आपको ध्यान रखने हैं। बाकी इससे रिलेटेड और कंसेप्ट तो हमें इसी यूनिट में आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो इसी क्लास 11th में ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। और फाइलम की बात करते हैं, तो इसमें एनिमल जैसे कि फिशेज हो गए, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इन सब के साथ मैमल्स, ये सारे। और हायर कैटेगरी की बात कर दी, फाइलम आ गया। और फाइलम में यहाँ पे जो फीचर्स होते हैं, ये सारा इन सब का बेसिस क्या है? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, ये सारे आते हैं फाइलम कॉर्डेटा में। तो फाइलम कॉर्डेटा का आपसे पूछ दिया जाए क्या कैरेक्टर्स हैं, कॉमन फीचर है, तो ये भी आपको ध्यान रखने होंगे। अब बात करते हैं, जो हाईएस्ट है वो है किंगडम। तो किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी, प्लांट्स के लिए, तो ये दो अलग अलग डिवीजन हो गए। और टेक्सोनोमिक कैटेगरी स्पीसीज किंगडम, ये आपको दिख रहा होगा, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन। तो ये है हायरार्किकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये ऑर्डर ही आपसे डायरेक्ट एग्जाम से पूछे जाते हैं बहुत बार। और इसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन आ चुके हैं, वो ये है, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। जैसे जैसे हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक जो है घटते जाती है। तो ये इसका कंक्लूजन ये है कि लोअर द टेक्सा, मोर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर विद इन द टैक्सॉन शेयर। तो ये क्वेश्चन आते हैं इसी से रिलेटेड, इसी कंसेप्ट पे। अब आपसे पूछ लिया जाए ये सीक्वेंस, इसका हायरार्किकल अरेंजमेंट पूछ लिया जाए, या पूछ लिया जाए किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर देके कि सबसे ज्यादा सिमिलरिटी किसमें होगी, तो आप सिंपली उसको अरेंज करेंगे, तब आप बता पाएंगे कि हाँ कौन सबसे हायर है। तो आप उसमें देखेंगे जो सबसे ऊपर होगा उसमें सिमिलर कैरेक्टर्स कम होगा, क्योंकि ये स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते समय कैरेक्टर्स घटते जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने होंगे, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स घटते जाते हैं। और इसी से क्वेश्चन आते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम से। ये टेबल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो ये है कि डायरेक्ट इसी टेबल से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा इसी में से ऑर्डर क्या है। तो इसमें जो अभी तक क्वेश्चन आ चुके हैं, पोएल्स पूछा जा चुका है, वीट का ऑर्डर क्या है। वीट का जो बायोलॉजिकल नेम है, ये भी बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये सीयूसीटी 2016 के एंट्रेंस एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। इसके साथ ही आपको ऑर्डर इसका भी पूछा जा सकता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, डिप्टेरा किसका ऑर्डर है। और सिंपल आप बायोलॉजिकल नेम और जो भी जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ये सारी चीजें दी हुई हैं, ये आप जरूर याद रखें। और मोनोकॉट, डाइकॉट के भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, मैंगो मोनोकॉट है या डाइकॉट है, ये भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब जो आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है टेक्सोनॉमिकल एड्स। तो टेक्सोनॉमिकल एड्स से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो ये है कि टेक्सोनॉमिकल एड्स का पर्पस क्या है। तो बहुत सारे स्पीसीज हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ये एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, इंडस्ट्री हो गया, इन सब में इन सब का यूज है। और ये जो स्टडी है, इन सब में जो यूज है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, सही से उनका क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन करना होगा। ठीक है, तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है, इसके लिए चाहिए हमें इंटेंसिव लेबोरेटरी और फील्ड स्टडीज। तो इसके लिए क्या करना होगा, जो कलेक्शन है एक्चुअल स्पेसिमेन का, प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन जो है, यही इसेंशियल है और प्राइम सोर्स है टेक्सोनोमिक स्टडीज का। तो हूबहू यही लाइन आपके नीट में भी आ चुकी है, आपके सीयूसीटी एंट्रेंस एग्जाम्स में भी आ चुकी है,
कि व्हाट इज द प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनोमिक स्टडीज। ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें ये भी रहेगा कि जो कलेक्शन है एक्चुअल स्पेसिमेन प्लांट और एनिमल का, यही है इसेंशियल और प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनोमिक स्टडीज का। ठीक है, तो अब बात करते हैं टेक्सोनोमिकल एड्स की। तो बहुत सारे टेक्सोनोमिकल एड्स हैं, कुछ टेक्सोनोमिकल एड्स हैं। इसमें क्वेश्चन सिंपली यही आते हैं कि कौन प्लांट्स के लिए यूज होता है, कहाँ पे प्लांट के स्पेसिमेन रखे जाते हैं, कहाँ पे एनिमल के स्पेसिमेन रखे जाते हैं, और कहाँ पे प्लांट एनिमल दोनों के स्पेसिमेन रखे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ऐसे क्लासिफाई करके पढ़ेंगे तो आपका ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। बात करते हैं हार्बेरियम की। तो हर्बेरियम में क्या रखा जाता है, ये स्टोर हाउस है कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन का, जिसको ड्राई प्रेस और प्रिजर्व किया जाता है सीड्स में। आपने बहुत सारे हर्बेरियम सीड्स भी बनाए होंगे अपने स्टडी के दौरान, प्रैक्टिकल के दौरान। इस सीट को अरेंज किया जाता है, ये आपको दिख रहा होगा स्टोर्ड स्पेसिमेन, उनका जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम है क्लासिफिकेशन का। और ये स्पेसिमेन उनका इसमें क्या क्या मतलब नोट डाउन मतलब लिखा रहता है वो इम्पोर्टेंट है। ये इस हर्बेरियम में जो इंफॉर्मेशन होता है उसका क्या डेट है, प्लेस है, उसका इंग्लिश, लोकल, बोटेनिकल नेम, फैमिली जो कलेक्ट करता है उसका नेम, ये सारी चीजें होती हैं। और इसमें जो क्वेश्चन एक और बनता है वो है कि which of the taxonomical aids is the quick referral system in taxonomic studies। तो वो है हर्बेरियम। हर्बेरियम जो है क्विक रेफरल सिस्टम है टेक्सोनोमिक स्टडी में, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। अगला है बोटेनिकल गार्डन। तो यहाँ पे स्पेशलाइज्ड गार्डन है जहाँ पे लिविंग प्लांट को रखा जाता है, और यहाँ पे आपने पढ़ा प्लांट स्पेसिमेन को ड्राई प्रेस और प्रिजर्व करके रखा जाता है हार्बेरियम में, और बोटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स को रखा जाता है रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन पर्पस होता है, उनका लेबल होता है पूरा, उनका बोटेनिकल नेम, साइंटिफिक नेम, फैमिली नेम, ये सारी चीजें होती हैं। अब ये इसमें क्वेश्चन एक आ सकते हैं कि जो फेमस बोटेनिकल गार्डन है वो कहाँ है। वर्ल्ड की बात करें तो क्यू इंग्लैंड, और इंडिया की बात करें तो इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया, और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, लखनऊ में। ये तीन चीज आपको याद रखनी है, हावड़ा इंडिया में क्या है, इंग्लैंड में क्या है, और लखनऊ इंडिया में क्या है। तो ये सारी चीजें हैं, आपको ध्यान रखने हैं। तो हमने हर्बेरियम में देखा कि प्लांट स्पेसिमेन को रखा जाता है, और बोटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स को रखा जाता है। म्यूजियम की बात करते हैं तो यही एक म्यूजियम है जहाँ पे प्रिजर्व प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन को रखा जाता है। और ये इसका रेफरेंस मतलब इसको रखा किस लिए जाता है, स्टडी और रेफरेंस के लिए। तो म्यूजियम का ये कॉमन है प्लांट और एनिमल दोनों के लिए, और दोनों में यहाँ पे प्रिजर्व्ड होते हैं प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन को रखा जाता है, तो लिविंग को नहीं रखा जाता है म्यूजियम में। और ये ड्राई स्पेसिमेन की तरह इनको प्रिजर्व किया जाता है। इंसेक्ट्स को प्रिजर्व किया जाता है, इंसेक्ट बॉक्सेस में कलेक्ट किया जाता है, किल किया जाता है, पिन किया जाता है। लार्जर एनिमल्स जो है उनको स्टफ और प्रिजर्व करके रखा जाता है। इसमें ऑफन म्यूजियम में स्केलेटन्स भी होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखने होंगे। अगला है जूलॉजिकल पार्क। तो यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को उनको प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा जाता है ह्यूमन केयर के अंदर। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उनके क्या फीडिंग हैबिट्स हैं, इन सब चीजों के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में जाना जा सके। और ऐसा कोशिश किया जाता है जू में जो भी कंडीशन है वो प्रोवाइड की जाए। अम, पूरी कोशिश की जाती है उनके जो नेचुरल हैबिटेट है उस तरह के कंडीशन प्रोवाइड किए जाए। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है की जो एक टेक्सोनॉमिकल एड है जो कि मतलब आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्पफुल है प्लांट और एनिमल्स का। और ये बेसिस रखता है सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के आधार पे प्लांट और एनिमल को आइडेंटिफाई किया जाता है। अब की में जो इम्पोर्टेंट है वो है कॉपलेट क्या है, इसमें लीड क्या है, यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो की जो है बेस्ट होता है ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो कि जनरली पेयर में होते हैं, उसी को कहा जाता है कॉपलेट। और ये रिप्रेजेंट करता है चॉइस जो दो अपोजिट ऑप्शन के बीच में किए जाते हैं। अब जैसे आपसे कहा जाए कि कुछ दो एग्जांपल्स हम ले रहे हैं, अगर वो किसी में पाया जा रहा है किसी में नहीं पाया जा रहा है, जैसे कि फोटोसिंथेटिक एबिलिटी है, किसी ऑर्गेनिज्म में पाई जा रही है किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं पाई जा रही है, कोई ऑर्गेनिज्म ऑटो मतलब अपना खाना खुद से बना रहा है कोई नहीं बना रहा है, तो ये सारी चीजें हैं। अब उसी के आधार पे वो उनका क्या कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आ जाएगा, एक में पाया जा रहा है एक में नहीं पाया जा रहा है, यही तो है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। और यही जो पेयर में होते हैं उसी को कॉपलेट कहा जाता है। और इससे क्या होता है एक चॉइस बनता है कि अच्छा इसमें ये पाया जा रहा है इसमें एक नहीं पाया जा रहा है। इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमें चाहिए फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म तो हम उसको ले लेंगे भाई, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म एक को हटा देंगे। तो वही होता है एक्सेप्टेंस एक का हो जाता है, एक का हो जाता है रिजेक्शन। और इसी को कहा जाता है
प्रत्येक स्टेटमेंट जो होते हैं की में उसी को लीड कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए है। और की जो है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, तो ये जनरली एनालिटिकल होते हैं, एनालिसिस किया जाता है, अच्छा इसमें पाया जा रहा है, इसमें नहीं पाया जा रहा है, तो ये सारी चीजें हमें की में देखने को मिलती हैं। और इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे भी हैं, जैसे फ्लोरा हो गया, मैनुअल हो गया, मोनोग्राफ हो गया, कैटलॉग हो गया, कुछ अदर मीन्स है जिसमें डिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड किया जाता है, तो ये भी करेक्ट आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। फ्लोरा में एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ ए गिवन एरिया। वैसे ही एक फौना है, फौना में क्या होता है कि एनिमल्स का क्या एक्चुअल अकाउंट और हैबिटेट है वो कलेक्ट किया जाता है फौना में, फ्लोरा में प्लांट्स का। और वैसे ही मैनुअल जो है ये यूजफुल है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। और मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन। तो ये हमने कंप्लीट किया चैप्टर 1। तो इसमें हमने सिंपली पढ़ा क्या क्या, इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा 5 सब हेडिंग्स। और 5 सब हेडिंग्स क्या क्या थे, आप अगर चैप्टर पूरी तरह से अपने बुक को क्लोज करके भी पढ़ेंगे तो आप आसानी से याद कर लेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा कि लिविंग क्या है। तो लिविंग में हमने देखा कि 5 कैरेक्टर्स हमने पढ़े, फीचर्स पढ़े लिविंग के, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस। उसमें हमने देखा कि 3 डिफाइनिंग फीचर है, 2 ग्रोथ और रिप्रोडक्शन केवल कैरेक्टर है। उसमें हमने देखा कैरेक्टर क्यों है, डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है, और डिफाइनिंग फीचर है तो क्यों है। तो इस तरह से हमने इंक्लूसिव, ऑल इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव कैरेक्टर्स के बारे में भी जाना, कैसे प्लांट्स में होता है ग्रोथ, एनिमल्स में कैसे होता है रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। तो ये जो पहला सब हेडिंग था वो कंप्लीट हो गया। फिर हमने डाइवर्सिटी के जब बारे में जाना, डाइवर्सिटी में हमने जाना कि जो रेंज है वो कितना है डाइवर्सिटी का। अब डाइवर्सिटी का जब रेंज इतना ज्यादा है तो उसके लिए भाई हमने नोमेनक्लेचर पढ़ा, नोमेनक्लेचर में हमने उसके रूल के बारे में पढ़ा, नोमेनक्लेचर का क्या क्या रूल है। और इसके साथ ही नोमेनक्लेचर जानने के बाद हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना सोचा। तो क्लासिफाई करने में हमने टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा, टेक्सोनॉमी में कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं। इसी के अंदर हमने किस तरह इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के अंदर आधार पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है, सिस्टमेटिक्स के बारे में भी जाना। ये सब जानने के बाद हमने टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में जाना, जहाँ पे हमने किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज के बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया। और हमने ये भी डिस्कस किया कि इसके एग्जाम्पल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कैसे कौन सा लोएस्ट कैटेगरी है स्पीसीज, किंगडम हाईएस्ट कैटेगरी है, लोएस्ट से हायर कैटेगरी की तरफ जाते हैं तो जो कॉमन कैरेक्टर है वो घटते हैं। ये सब हमने टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में पढ़ा। और आखिर में हमने टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में पढ़ा। टेक्सोनॉमिकल एड्स में भी हमने हर्बेरियम के बारे में पढ़ा, जहाँ पे प्लांट स्पेसिमेन को रखा जाता है, बोटेनिकल गार्डन के बारे में पढ़ा जहाँ पे लिविंग प्लांट्स को रखा जाता है रेफरेंस के लिए, म्यूजियम के बारे में पढ़ा जहाँ पे प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन को स्टडी और रेफरेंस के लिए रखा जाता है। और हमने जूलॉजिकल पार्क्स के बारे में पढ़ा जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखा जाता है। फिर हमने की के बारे में पढ़ा जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और आखिर में हमने फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग्स इन सब के बारे में भी डिस्कस किया। तो इस तरह से जो चैप्टर 1 है ये हमने कंप्लीट किया। और उम्मीद करते हैं ये जो रिवीजन सेशन है आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा जब आप एंट्रेंस एग्जाम्स के आखिरी क्षणों में, या अगर आप एनसीईआरटी एक बार भी पढ़े होंगे, अगर इस वीडियो को देखेंगे तो ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे वो सब हम इस यूनिट के कंप्लीट करने के बाद यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे। तब तक जुड़े रहें चैनल से, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।